नमस्कार। बिहार के चुनाव की विस्तृत समीक्षा। बिहार में शुरुआत करते हैं हम AIM ओवैसी जी की। ओवैसी जी जिस तरीके से अपनी एक संगठन बनाए और उनमें 3 पार्टियों का इकट्ठा उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था कि मुस्लिम वर्ग जो है अपना नेता चुने, पीछे चलना छोड़े। इसी नारे को लेके वो जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोले उससे उतना डेंट नहीं हुआ, बीजेपी के फेवर में उतना वो नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन्होंने ओवैसी जी ने RJD को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। RJD को इसलिए नुकसान पहुंचाया कि ओवैसी की जो सीटें उन्होंने 5 जीती है वो RJD के ही खाते में जाती अगर वो नहीं लड़ते। और उन्होंने जो मिल के इलेक्शन लड़ा उनमें भी मुस्लिम वोट काफ़ी कटे हैं और जो RJD के ही थे। तो RJD को डेंट ओवैसी जी ने काफ़ी दिया। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के RJD कांग्रेस ने खुद अपने वोट बीजेपी को दिए। कारण कि RJD जब मुस्लिम प्रेम जगाया, मुस्लिम प्रेम उसके अंदर आया और हर एक मुद्दे पे उनके खेसरी जो प्रत्याशी थे वो भी क्वेश्चन करने लगे कि राम मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ आता है धार्मिक मुद्दा। RJD के वोटर यादव तो हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन जैसे खेसरी लाल, उनके रिश्तेदार अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के, और खुद RJD के नेतृत्व तेजस्वी ने मंदिर से लेके हर एक मुद्दों को उन्होंने एक तरीके से तुष्टीकरण की तरफ ले गए। उससे लगा हिंदुओं में कि क्या हिंदू को ये मूर्ख समझते हैं। और खेसारी लाल जैसा एक अनभिज्ञ आदमी जो हिंदुत्व को जानता ही नहीं, सनातन को जानता नहीं, और वो जो है राम मंदिर पे क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी क्या ज़रूरत थी हॉस्पिटल। अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये तो धर्म की आस्था के अनुसार होने ज़रूरी हैं। साथ में विद्यालय, चिकित्सालय और यातायात के साधन और नौकरियों के साधन, कल कारखाने भी ज़रूरी हैं। बिना आस्था के अगर कोई पृथ्वी पे है तो वो नास्तिक ही कहलाता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हिंदुओं में ये धारणा घुस गई कि तेजस्वी जो हैं और इनकी पूरी पार्टी केवल मुस्लिम वोट और यादव वोट के सहारे अपनी जीत दर्ज कराना चाहते हैं। और साथ में उस समय जो चल रहा था गुंडागर्दी का उनका शब्द, वो कट्टे वाली बात, तो ये चीज़ें जो हैं उनके लिए निगेटिव होती चली गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके वोट प्रचार का भी तरीका बड़ा गलत था। ये लोग मछली पकड़ने में लग गए। कोई बीच में से इनका दूसरा भागीदार राहुल गांधी जी, वो बीच में से भाग जाते थे विदेश में अपने क्लास लेने। वहाँ पे क्लास लेके आते थे, वहाँ पे क्या बोलते थे उनको ये नहीं पता कि बिहार के लोग समझदार हैं। उन्होंने उनका तिरस्कार किया। चलिए, लेकिन जलेबी बनाने से, सिंघाड़ा के खेत में घुसने से और धान रोपाई से राजनीति नहीं होती। इससे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं।
लेकिन वो कहिए कि इससे मास रूप में आपको कोई नेतृत्व दे नहीं देगा। तो इस पॉपुलैरिटी से चुनाव लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। चुनाव में जनता को आश्वासन के साथ में वो क्रियान्वयन होगा कि नहीं, उसकी गारंटी भी चाहिए। वो गारंटी इंडी गठबंधन नहीं दे सकी। लेकिन इसी क्रम में अब देखिए दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेके तेजस्वी ने कहा कि हम क्या करेंगे, वक्फ बिल को फाड़ के फेंक देंगे, संविधान से ऊपर होके वो काम करेंगे स्टेट में रह के, और कहते हैं संविधान को खतरा हम बचा रहे हैं। तो खतरा किससे है? इन्हीं लोगों से है। इसके बाद राहुल गांधी के उससे ऊपर हम सारे बदल देंगे, सबको जातवाद हिस्सा दे देंगे। तो संविधान कहाँ बचा है देश का? खतरा तो आपसे था। जनता सारी समझती है, बेवकूफ़ नहीं है। और हर एक मंच से अलग अलग किस्म के वादे जो हो रहे थे वो भी जनता देख रही थी। ये सब इनके लिए निगेटिव था। हमने पहले भी दिया था कि एनडी गठबंधन बीजेपी के प्रचार में क्यों लगा है। यही सब उनके प्रचार थे कि आप अपनी चीज़ों को समझा नहीं सकते, अपने सिद्धांतों को समझा नहीं सकते, और केवल उनके पीछे लग के उनका प्रचार कर रहे हो। तो ये गलत था। इसके अलावा इनके पार्टी में, इनके गठबंधन में बहुत बड़ा विरोधाभास था। कांग्रेस को पिछली बार जो सीटें मिली थी वो आरजेडी के वोटरों के थ्रू मिली थी। इस बार आरजेडी के वोटरों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है और वहाँ पर बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया, जनता दल यू को एक्सेप्ट कर लिया, रामविलास पासवान को एक्सेप्ट कर लिया, एचएम को एक्सेप्ट कर लिया और कुशवाहा की पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया। उनको लगा कि ये सब गलत है। और मुकेश सहनी वो तालाब में कूदते रह गए, जीरो पे आ गए, उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया उनके साथ। इसी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके खड़गे जी जितने थे, ये सीरियस होके इलेक्शन में भाग नहीं ले रहे थे। हाँ, होती है कि भीड़ हमारे पास आई। मैं कहता हूँ एक बड़ी पार्टी हो, अगर वो आह्वान करती है तो उसके पास खुद भीड़ आती है। सर्वे रिपोर्ट पे मैं बताता हूँ। सर्वे रिपोर्ट क्या है? सर्वे में पार्टियों के सर्वेयर थे। कोई कांग्रेस का था, कोई एनडी गठबंधन का था, कोई बीजेपी एनडीए का था। वो वहीं पे सर्वे करने जाते थे कि मैं सर्वे करने आ रहा हूँ, और वहाँ पे उन पार्टियों के लोग खड़े हो गए, उसको दिखा रहे हैं। इससे सर्वे नहीं होता। सारे सर्वे धराशायी रहे कहा जाए तो। यहाँ पर बिहार में जितने सर्वे थे वो सब धराशायी रहे। यहाँ तक एग्जिट पोल के बाद भी इंडी गठबंधन का जो मीडिया था वो सर्वे करके देने लगा कि हम बहुमत से जीत रहे हैं, ये सब स्वीप कर रहे हैं, ये सब गायब हो गए। ये सब चीज़ें वहाँ चल रही थी। लेकिन इसी के क्रम में अब आइए, जो एनडीए था, एनडीए में दो वर्ग हुआ। एक वर्ग धार्मिक मुद्दे को लेकर चला, उसमें गिरिराज जी और योगी जी आए। उनके साथ और थे, कई मंत्री थे जो हिंदुत्व पे बोल रहे थे, लेकिन मुख्य वक्ता के रूप में आए। इनकी रैलियों में भीड़, अपार भीड़ हुई। उसका रीजन था उधर ओवैसी की कट्टरता, इधर आरजेडी इंडी गठबंधन की कट्टरता। ये जो है योगी को सुनने के लिए जनता को बाध्य कर दिया। जो वहाँ माहौल था कि ये सरकार बदलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कल कारखाने नहीं हैं, पलायन है, ये सारे मुद्दे धीरे धीरे धार्मिक उसमें उन्माद में चलते चले गए। योगी जी की रैलियों को आप देखेंगे, उसमें भीड़ क्यों आई? इन्हीं कारणों से आई। और योगी जी ने स्पष्ट कहा। और अखिलेश यादव की रैली जो केजरीवाल के साथ हुई, वो
और ही हिंदुत्व को जगा दिया। दूसरी तरफ देखें, मोदी जी और अमित शाह जी, उनके अध्यक्ष नड्डा जी और दूसरे प्रदेश के मंत्रियों ने जो स्टेटमेंट दिया, जो उनके स्टेटमेंट थे, वो अपनी योजनाओं की गारंटी, योजनाओं को कैसे चलाएंगे, जो योजनाएं उनको दी जाएंगी या उन बिहार में लाई जाएंगी भविष्य में, वो क्या पॉसिबल है, उसके ऊपर उन्होंने मंचों से विस्तृत उसका ब्यौरा दिया। और वहीं तक उन्होंने वादे किए जो जनता के गले उतरे और जनता उसको मानी। जैसे नीतीश जी का देखें, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे 10-10 हज़ार रुपये की महिलाओं को जो रोज़गार के लिए दिया कि आप रोज़गार करें, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। ऐसा मध्य प्रदेश में किया था इन्होंने लास्ट मोमेंट पे। लेकिन इसी के साथ में उन्होंने जब ज़्यादा किया तो इन्होंने कहा ये मुफ्त रहेगा, आगे हम और आपको रोज़गार के लिए, महिलाओं के रोज़गार के लिए और लोन देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जीविका दीदी इनकी चलाई हुई संस्था है जिसमें 1,40,00,000 महिलाएं हैं, बहुत बड़ी संस्था है। उसमें लोन लेके महिलाओं को और उनके सिस्टम ने काफ़ी महिलाओं को सपोर्ट किया है। तो वो एक तरीके से जीता जागता उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल था जिसमें महिलाओं ने विश्वास किया और वो महिलाओं ने इनको सपोर्ट में वोट दिया। लेकिन जो स्टूडेंट युवा वर्ग उनकी तरफ गए थे, एनडी गठबंधन की तरफ, उसको इन महिलाओं ने बैलेंस कर लिया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए हैं, लेकिन महिलाओं ने उसको बैलेंस किया। महिलाओं का रोल बहुत ज़्यादा रहा, इसीलिए वोट परसेंटेज भी बढ़ा। उनको पता है, महिलाओं को पता था, अगर हम वोट देने नहीं जाएंगे तो जो यहाँ जंगल राज था 90 से लेके 2004 तक, वो जंगल राज पुनः कायम होगा। क्योंकि ये वादे तो कर रहे हैं, लेकिन ये नेता नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है। ये जितने एनडीए गठबंधन में लगभग हैं, सारे किसी के एक तरीके से उत्तराधिकारी हैं। और उत्तराधिकारी जो हैं वो योग्य हैं या नहीं हैं, इसको उन्होंने परखा उनकी बातों से, उनके वादों से, उनके जो विवेक होना चाहिए उन विवेक को भी देखा। इसलिए वहाँ की महिलाओं ने उनके वादों पे विश्वास नहीं किया। क्योंकि अखिलेश जी गए थे, मुलायम की लायबिलिटी है। राहुल जी गए थे, कांग्रेस की लायबिलिटी है। तेजस्वी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट हुए, वो लालू जी की लायबिलिटी है। मुकेश सहनी का आपने देख ही लिया था, वो मंत्री के लिए कितनी मारपीट कर रहे थे, सीट एक भी नहीं आई। तो ये सब लायबिलिटी के रूप में एक गठबंधन बनाए हुए थे। तो ये सक्सेस ने CPIM CPI ये सारे जो हैं ये भी धराशाही रहे, कम इनका परसेंटेज जो उन्होंने एक्सेप्ट किया एक इंटरव्यू में कि मेरे इस बार जो पहले था वो अब नहीं है, लेकिन कुछ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बुरी तरीके से हारे, उसका यही कारण है। अब इसके अलावा एक और वहाँ पे इन्होंने खेला किया। यादवों ने, जहाँ यादव बाहुल थे या आरजेडी के कार्यकर्ता थे ज़्यादा, उन गांवों में दूसरे को निकलने से रोक दिया, जिसका हल्ला हुआ, फोर्स गई और उनको की। लेकिन इलेक्शन वाले दिन ये खबर
जिस तरीके से जनता में फैली, मीडिया ने फैलाया, बहुत बड़ा खेला हुआ वहाँ। जो इनके समर्थन में भी थे, उन्होंने कहा अभी एक सत्ता में नहीं आए, इनका वही रूप मुस्लिम और यादवों का तांडव फिर शुरू हो गया। अभी तो वोट के लिए है, ये जीतने के बाद क्या करेंगे। और वहाँ परिवर्तन बड़ी तेजी से हुआ, जिसे किसी चैनल ने नहीं समझा। ऐसी खबर जो पुष्टिकृत खबर थी, एक्सेप्ट किया कि हाँ गांव में रोका जा रहा है इनके द्वारा। ये खबर बहुत तेज़ी से फैली और ये हुआ कि अभी ये हाल है, जीतने के बाद क्या होगा, वही जंगल राज होगा। अभी मौका है, वो समझे कि 11 बजे तक ये खबर पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी, हर एक वोटरों में जा चुकी थी और वो सोचने के मजबूर थे। इसलिए बाद में वोट परसेंटेज बड़ी तेज़ी से डले हैं, महिलाओं से लेके और सबके, जो घरों में थे बाहर भी आ गए। अब इनकी जाति समीकरण में देखिए, एनडीए ने जाति समीकरण बहुत तरीके से बनाया। नीतीश जी सबको लेके चलते हैं, बीजेपी सवर्णों को और सबको लेके चलती है, एचएमके वो रिजर्व कैटेगरी को लेके चलते हैं, कुशवाहा जी कुशवाहा वर्ग को लेके चले, वो भी पिछड़े से हैं, नीतीश जी कुर्मियों को लेके गए, पिछड़े से हैं, चिराग पासवान वो भी रिजर्व कैटेगरी और पिछड़ों में से नेतृत्व करते हैं। तो इन सब को मिला के ये एक तरीके से लेके चले। नीतीश जी मुस्लिम वर्ग को भी साधते हैं। तो ये समीकरण इनका एक विस्तृत समीकरण बना और जो इनको आगे लाया, इनके वोट बैंक को बढ़ाया। चिराग पासवान ने नीतीश का वोट बैंक बढ़ाया और बीजेपी का भी बढ़ाया और खुद बीजेपी और नीतीश के वोट बैंक से जीते। तो यहाँ जो है सब ने अपना काम किया प्रॉपर तरीके से, लेकिन इंडी गठबंधन में कोई काम नहीं किया, यही गड़बड़ी थी। लेकिन अब ये सारा ठीक रहा। आप उसी समय में समझ गया जब ईवीएम सेंटर पे हंगामा ये सब होने लगा, तभी लगा कि अब ईवीएम और वोट चोरी के ही मुकदमे के आधार पर इंडी गठबंधन अपना सारा दोष इस पे डालने वाला है, मतलब ये हार रहे हैं। तो मैं शुरू से कह रहा था, इलेक्शन होने से पहले बताया था कि ऐसा नहीं है कि पार्टी मतलब इंडी गठबंधन सत्ता में आ रही है। सत्ता में आना दुर्लभ है, अभी टक्कर है, धीरे धीरे टक्कर। तेजस्वी के उससे घोषणाओं से पब्लिक में एक जोश जागा, वो पीछे चला गया। फिर वहाँ पर काफ़ी ये हो रहा था कि बराबर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे एनडीए का घोषणा पत्र आया, उनके वादे आए, उनके प्रचार चले, उनका सघन प्रचार शुरू हुआ, तो ये मैंने बता दिया था कि ये अब प्लस में जा रहे हैं और काफ़ी प्लस हो जाएंगे। उस समय 55 और 45 मैंने बताया था, साथ में ये भी कहा था अगर ये 43 से आगे स्विंग कर गए तो ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे, 37 के अंदर रह जाएंगे। और वही हुआ, इनका 37 रह गया टोटल, एनडी गठबंधन का 37 की नहीं थे 36, और एनडीए का जो परसेंटेज रहा वो 46 पहुंच गया। बाकी जो जितने थे वो 18% में रह गए। ओवैसी भी उसी में है, बीएसपी भी उसी में है, आईआईपी भी उसी में है और सब हैं। तो ये समीकरण जो है, ये परसेंटेज जो है, चिराग पासवान के आने से बीजेपी में परसेंटेज 4 चिराग पासवान का जो परसेंटेज था उस समय वो 4.9797 के करीब आ गया इनकी तरफ, और उस समय 37.33 था। तो ये जोड़ने से काफ़ी आगे बढ़ा। फिर आरएलएम इनके साथ आया,
ये भी प्लस किया। उस समय वीआईपी था तो वीआईपी उतना असर नहीं था, ये प्लस किया। इसके बाद जो भी बचा इन धार्मिक मुद्दों को उठा के जनता के अंदर एक तरीके से धार्मिक उन्माद फैला दिया एनडीए गठबंधन ने, और फिर वो परसेंटेज भी स्विंग किया। और मैंने कहा था कि नेताओं की बोलचाल और उनके शब्दों पर भी स्विंग होता है, वो भी हुआ। ये होते होते 37 से आप समझिए चिराग पासवान के आने से 42 गया, वीआईपी के जाने से जो कम हुआ आरएलएम के साथ बढ़ा,